नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और कंप्लीट आईपीओ एनालिसिस की वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे इंडो गल्फ क्रॉप साइंस लिमिटेड इस अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो चाहे आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर इस आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस कंपनी के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वैल्यूएशन कितना है, कंपनी करती क्या है, इसका जीएमपी कितना चल रहा है और साथ ही साथ लिस्टिंग गेन देखने के कितने चांसेस हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक आईपीओ डिटेल्स के साथ। जैसे कि ये आईपीओ 26 जून से लेकर 30 जून तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट की डेट 1 जुलाई को है और लिस्टिंग 3 जुलाई को होगी। फिर प्राइस बैंड की बात करूं तो 105 रुपीज से 111 रुपीज रखा गया है। लॉट साइज 135 शेयर्स का है और जो टोटल इशू साइज है वो ऑलमोस्ट 200 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 160 करोड़ का है और जो ऑफर फॉर सेल है वो 40 करोड़ का है। जिसको इसके बीच का डिफरेंस नहीं पता, उसे बता दूं कि जो फ्रेश इशू है वो कंपनी के पास जाएगा और जो ऑफर फॉर सेल है वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपना शेयर बेच रहे हैं, वो पैसा उनके पास जाएगा। बाकी ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है तो इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों पर होगी। अब बात करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो देखो, कंपनी 1993 में शुरू हुई थी और ये क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स बनाती है, साथ ही साथ प्लांट्स न्यूट्रिशंस और उसके बाद बायोलॉजिकल्स, यानी कि कंपनी प्लांट्स के लिए मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। ऑपरेशन एंड रीच के बारे में बात करूं तो कंपनी का 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा के अंदर। उसके बाद अगर मैं सेल्स नेटवर्क की बात करूं तो कंपनी 22 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर प्रेजेंट है, जहां पर कंपनी के 5700 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 169 बिजनेस पार्टनर्स हैं। साथ ही साथ कंपनी 34 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं मार्केट पोजीशन एंड इंडस्ट्री स्कोप की। तो देखो, इंडिया का जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रहा है। क्यों ग्रो कर रहा है? सबसे पहला है राइजिंग फूड डिमांड। तो देखो, खाने पीने वाली चीज़ों का डिमांड तो कभी कम होगा नहीं। साथ ही साथ नीड फॉर हायर क्रॉप यील्ड, यानी कि जो भी पैदावार हो रहा है, जो भी हम फसल उगा रहे हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आउटपुट निकाला जाए, इसकी भी ज़रूरत हर फार्मर को है। और अगर मैं इंडियन पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की बात करूं तो 2019 में ये 814 मिलियन यूएस डॉलर्स का था, जो कि 2024 में बढ़कर हो गया है 1367 मिलियन डॉलर्स का, जो कि एक 10.9% का कैगर है। और ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि ये 2029 तक 8.8% के कैगर के साथ बढ़ेगा। अब देखते हैं कि कंपनी इस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में बने रहने के लिए क्या करती है। तो सबसे पहले कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। उसके बाद कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करती है। अब इसका मतलब, जिसको नहीं पता, इसका मतलब है कि जो कंपनी के रॉ मटेरियल्स है कंपनी उसे भी खुद ही बनाती है। साथ ही साथ कंपनी मल्टीपर्पज प्लांट्स भी बनाती है। उसके बाद कंपनी को हाई एंट्री बैरियर्स का फायदा मिलता है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो सेक्टर है, ये एग्रोकेमिकल में स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं। इसका मतलब है कि कोई भी आसानी से नया प्लेयर इसमें एंट्री नहीं कर पाएगा। अब अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आपको ये भी जानना चाहिए कि आईपीओ के पैसों को कंपनी कहाँ यूज करेगी। तो देखो, ऑलमोस्ट 65 करोड़ कंपनी वर्किंग कैपिटल में लगाएगी, ताकि कंपनी अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सके। बाकी का 34 करोड़ कंपनी लोन रीपेमेंट में लगाएगी और बाकी 14 करोड़ कंपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएगी हरियाणा के अंदर। और बाकी का जो पैसा है कंपनी उसको जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस में यूज करेगी, ताकि उनका बिजनेस एक्सपैंड हो सके। अब देखते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू ट्रेंड। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफी स्टेबल तरीके से ग्रो कर रहा है। जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 490 करोड़ का था, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 23 में ये बढ़कर हो गया 552 करोड़ का, और उसके अगले साल फाइनेंशियल ईयर 24 में ये सिर्फ 3 करोड़ बढ़ा और हुआ 555 करोड़। तो इतना कम रेवेन्यू का ग्रोथ आने का रीजन कंपनी ने अपने आरएचपी में लिखा है कि उस टाइम जो कंपटीशन था वो काफी बढ़ गया था और जो एग्रोकेमिकल का डिमांड है वो भी काफी सीजनल हो गया था। अब देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, यानी नेट प्रॉफिट। तो जैसा हमको स्टेबल ट्रेंड रेवेन्यू में देखने को मिला था, वो ऐसा यहाँ पर नहीं है। जो नेट प्रॉफिट है इसमें हमको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 23 में आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिट था वो पिछले साल से कम होकर 22 करोड़ का हो गया।
जिसका रीजन कंपनी ने दिया कि उस टाइम पर जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था वो बढ़ गया था और साथ ही साथ फ्रेट चार्जेस भी बढ़ गए थे। इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चार्जेस। फिर अगले साल फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को रिकवर कर लिया और 28 करोड़ का हो गया। इसका रीजन है कि कंपनी ने अपने कॉस्ट को काफी एफिशिएंटली मैनेज किया और साथ ही साथ कुछ हाई मार्जिन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया। अब बात करूं एबिटा की, तो इसका मतलब है कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो इसमें भी काफी स्टेबल तरीके का ग्रोथ दिख रहा है, जो हमें बताता है कि कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर काम कर रही है। उसके बाद जो नेटवर्थ था कंपनी का पिछले 2 साल के अंदर वो 180 करोड़ से बढ़कर 265 करोड़ का हो गया। और जो बोरोइंग्स थी उसमें काफी फ्लक्चुएशंस देखने को मिला है, जिसको हम अभी आगे और डिटेल में देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने टेबल कि कंपनी के ऊपर टोटल डेट कितना है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है और उन दोनों का रेशियो कितना है। तो आप रेशियो में देख सकते हो कि जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट 5 to 8 टाइम्स का है नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में कंपनी का टोटल डेट, और ये बहुत ज्यादा होता है। फाइनेंशियल ईयर 23 में तो ये जो रेशियो था वो 8 टाइम्स का हो गया था। आप देख सकते हो कि प्रॉफिट मात्र 22 करोड़ का है, वहीं जो टोटल डेट है वो ऑलमोस्ट 190 करोड़ का था। और फाइनेंशियल ईयर 24 में भी ये ऑलमोस्ट 7 टाइम्स का है। तो देखो आइडियली ये सिर्फ 2 से 3 गुना होना चाहिए। अगर ये इससे ज्यादा होता है किसी भी कंपनी के लिए तो उसको काफी रिस्की माना जाता है, क्योंकि इंडिया में ऐसा पास्ट में देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज हाई डेट की वजह से ही फेल हो जाती हैं। ऑल्दो कंपनी ने कहा है कि वो ऑलमोस्ट 34 करोड़ जो आईपीओ से पैसे आएंगे उससे अपने लोन्स को रीपे करेंगी, जो कि एक अच्छी चीज है क्योंकि कंपनी का जो डेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी को इंटरेस्ट भी कम भरना पड़ेगा और जो नेट प्रॉफिट है वो भी रिलेटिवली इंक्रीज होगा। अब देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसा चल रहा है। सबसे पहले आपको इसका मतलब बता देता हूं। तो देखो कंपनी जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा कमा रही है वो कंपनी के बैंक अकाउंट में आ रहा है, कितना आ रहा है ये देखना होता है इसमें। और आइडली अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है उसके साथ साथ या उससे ज्यादा अगर सीएफओ हो तो काफी अच्छा माना जाता है, और अगर कम हो तो बुरा माना जाता है। तो अगर मैं पहले फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करूं तो जहां प्रॉफिट 26 करोड़ और 22 करोड़ का था, वहीं जो सीएफओ है वो माइनस यानी नेगेटिव में चल रहा है, ऑलमोस्ट कहीं 70 करोड़ तो कहीं माइनस 570 करोड़। ऑल्दो फाइनेंशियल ईयर 24 में ये जो फिगर था वो नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में आप देख सकते हो काफी ज्यादा था, जो कि एक अच्छी चीज है। लेकिन अगले ही साल फाइनेंशियल ईयर 25 में सिर्फ 9 महीनों के अंदर ही जो सीएफओ है वो फिर से नेगेटिव हो गया है। तो अगर लास्ट कुछ सालों में मेजोरिटी कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है तो इसको तो यूजुअली रेड फ्लैग माना जाता है, और साथ ही साथ कंपनी डेट में भी चल रही है। तो इन्वेस्टर्स को ये ट्रेंड देखना होगा कि आगे आने वाले सालों में ये ट्रेंड कैसा होता है, क्या ये सीएफओ नेट प्रॉफिट के साथ मैच होता है या फिर ये गैप ऐसा ही बना रहता है, ये आपको देखना है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी अगर 100 रुपए का सेल्स कर रही है तो उसमें से प्रॉफिट कितना कमा रही है। तो कंपनी का जो लास्ट 4-5 साल का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, वो ऑलमोस्ट 5% का है। अब ऑल्दो ये एक एग्रोकेमिकल बिजनेस के लिए देखो ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कंपनी ने इसको स्टेबल मेंटेन किया हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब कुछ की रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कंपनी के ऊपर कुछ रिस्क फैक्टर क्या क्या है। तो देखो सबसे पहला है हाई वर्किंग कैपिटल नीड्स, यानी कि कंपनी को काफी सारा वर्किंग कैपिटल चाहिए अपने डे टू डे ऑपरेशंस को करने के लिए, और साथ ही साथ कंपनी का जो रिसीवेबल्स है, जो पैसा आने वाला है, उसमें भी काफी डिले हो रहा है, और इसी वजह से उनके कैश फ्लो पर भी स्ट्रेस पड़ रहा है, जिसका रिजल्ट हमने देखा कि कंपनी के पिछले 3 सालों में से 2 सालों के अंदर जो सीएफओ था वो नेगेटिव था, जो कि किसी भी प्रॉफिटेबल कंपनी के लिए अच्छी चीज नहीं होती है। साथ ही साथ कंपनी का जो डेट है वो भी ऑलमोस्ट 5 to 8 टाइम्स है। ये भी कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा देता है। फिर एक्सपोर्ट रिस्क। अब ये रिस्क फैक्टर सिर्फ इस कंपनी पर लागू नहीं होता, इंडिया में जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं ये फैक्टर उन सभी कंपनीज पर लागू होता है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की कि क्या आईपीओ ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड। तो देखो आईपीओ 24 के पी पर आ रहा है, और अगर इसको मैं कंपनी के एवरेज इंडस्ट्री पी से कंपेयर करूं तो वो 38 का है, जिसको देखकर हम बोल सकते हैं कि हाँ इंडस्ट्री एवरेज से कंपैरिजन में तो ये जो पी है वो काफी कम है। लेकिन अगर मैं इस पी को कंपनी की ग्रोथ के साथ कंपेयर करूं तो ग्रोथ सिर्फ 6.4% का है रेवेन्यू का, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ है वो मात्र 3.4% का है, और वहीं पी 24 का है।
तो अगर ग्रोथ वर्सेस पी को देखा जाए तो वैल्यूएशन चीप बिल्कुल भी नहीं है। अब ये तो बात हो गई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब बात करते हैं लिस्टिंग गेन की, कि क्या आईपीओ में हमको लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो देखो, लिस्टिंग गेन मोस्टली दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है जीएमपी ट्रेंड और दूसरा सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो फिलहाल में अगर जीएमपी की बात करूं तो वो 11 का चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 10% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। वैसे अगर ये जीएमपी बढ़कर आईपीओ ओपन होने तक 30 to 40% तक हो जाता है या फिर उससे ज्यादा हो जाता है, तब ये काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाएगा। और रही बात सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, तो देखो, आईपीओ ओपन होने के बाद अगर 9 to 10 टाइम्स सब्सक्रिप्शन पहले 2 दिनों के अंदर आ जाती है, तब तो 95% चांस हो जाएगा कि हाँ, जीएमपी भी 30-40% या उससे ज्यादा है और सब्सक्रिप्शन भी 9 to 10 टाइम्स आ गया है पहले 2 दिनों के अंदर। तो जो लिस्टिंग गेन है वो तो काफी अच्छा होने वाला है। वैसे अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो जीएमपी 11 रुपीज का चल रहा है और पिछले 3 दिनों के पहले तो ये 0 चल रहा था, यानी कि ये बढ़ रहा है और अभी 11 पहुंचा है। तो सेंटीमेंट तो पॉजिटिव दिख रहा है। देखना होगा कि आगे कैसा होता है। क्या ये सेंटीमेंट और पॉजिटिव होके जो 11 रुपीज का जीएमपी चल रहा है वो बढ़कर और ज्यादा होता है या फिर यहीं पर मेंटेन रहता है, और जो सब्सक्रिप्शन है वो कैसा आता है। इन दोनों चीजों को देखने के बाद ही आप डिसाइड करना कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो देखा ना आपने कि कितनी डिटेल में मैंने इस आईपीओ को रिव्यू किया। वैसे इस आईपीओ को रिव्यू करने के लिए मैंने पास्ट डेटा और करंट वैल्यूएशन ट्रेंड्स को देखा है। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद से रिसर्च जरूर कर लेना। वैसे अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि हमारी टीम को इससे एक मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।